हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है बाबू वो क्या है, लेक्चर नंबर 5 है। किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। इसके पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ चुका है। किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था मेटल का और नॉन मेटल का। जैसे लेक्चर नंबर 4 में हमने कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था सोनरिटी के बारे में। सोनरिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जितना भी मेटल होता है उन सभी के पास सोनरिटी का प्रॉपर्टी होता है। मतलब मेटल जो होता है रिंगिंग बेल लाइक साउंड क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल का यूज कहाँ करते हैं? घंटी बनाने में करते हैं, बेल बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो आपका सितार होता है, गिटार होता है, इसका भी जो वायर होता है या फिर हमें कहना चाहिए जो स्ट्रिंग होता है वो किसका बना होता है? मेटल का ही बना होता है। आमतौर पे जितना भी नॉन मेटल होता है वो कोई भी सोनरिटी का प्रॉपर्टी रखने वाला नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी था कि वो कौन सा मेटल है जिसके पास सोनरिटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है? मरकरी। इसके बाद हमने जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था वो क्या था? कंडक्टिविटी था। किसका कंडक्टिविटी? हीट का और करंट का। देखा जाता है कि जितना भी आपका मेटल होता है वो सभी के सभी गुड कंडक्टर होते हैं। किस चीज का? करंट का और हीट का। कोई भी मेटल गुड कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग को पढ़ाया गया था मेटल का जो सरफेस होता है उसके ऊपर सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसी सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कोई सा भी मेटल अपने से होकर के करंट और हीट को जाने देता है। आमतौर पे जितना भी आपका मेटल होता है वो सभी के सभी गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक मेटल जो था वो आपका क्या था? पुअरेस्ट कंडक्टर था। नाम उसका क्या आता है? लीड का। लीड का सिंबल क्या होता है? पीबी होता है। इसके बाद आप लोगों को नॉन मेटल के बारे में पढ़ाया गया था कि आमतौर पे आपका जितना भी नॉन मेटल होता है वो सभी के सभी बैड कंडक्टर होते हैं। किसके? करंट के और हीट के। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल था जो कि गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। नाम उसका क्या था? ग्रेफाइट था। और क्या था? कार्बन फाइबर। ये दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन ये भी क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। किस चीज का? करंट का। इसके बाद आप लोग को ये पढ़ाया गया था कि जो मेटल का कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी होता है, मेटल जो करंट को कंडक्ट करता है, क्या ये कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी किसी के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड कर रहा था। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? टेम्परेचर के ऊपर। हम देख रहे थे जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा था वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी है किस चीज का? मेटल का। कौन सा कंडक्टिविटी? करंट को कंडक्ट करने वाला जो प्रॉपर्टी है वो घट रहा था। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसका कंडक्टर वाला नेचर है वो घटेगा, और अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसका उसका जो कंडक्टर वाला नेचर है करंट कंडक्ट करने का वो क्या होगा? बढ़ेगा। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके साथ? कंडक्टिविटी ऑफ करंट के साथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जहां कहीं भी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वहां पर उसका कंडक्टिविटी ऑफ करंट क्या होगा? घटेगा। और अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ करंट क्या होगा? किसी भी मेटल का वो बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई सा भी सब्सटेंस मेल्ट कर जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई सा भी लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाए या फिर वेपर स्टेट में आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। आमतौर पर आपका जितना भी मेटल्स होते हैं उन सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। आखिर में हमने कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा था? तो आखिर में हमने पढ़ा था किस चीज का प्रॉपर्टी? ब्रिटल वाला। कौन सा प्रॉपर्टी? ब्रिटल वाला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था ब्रिटलनेस। कहा जाता है कि जितना भी आप लोग का नॉन मेटल होता है वो सभी के सभी ब्रिटल नेचर का होता है। मतलब नॉन मेटल पे किसी भी चीज से चोट करोगे तो वो नॉन मेटल टूट कर कुछ पीसेस में क्या होगा? बिखर जाएगा। जबकि आपका जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मेटल आपका नॉन ब्रिटल होता है। मतलब मेटल के ऊपर किसी चीज से चोट करने पे मेटल टूट के बिखरने वालों में से नहीं है। मेटल कैसा होता है? टफ होता है, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है। आसानी से टूट करके बिखरने वाला नहीं है। ठीक है। उसी तरह से आप लोग को ये भी पढ़ाया गया था कि कुछ ऐसा भी मेटल होता है जो कि थोड़ा सा ब्रिटल नेचर का होता है। जैसे बात आता है जिंक का। सारे के सारे मेटल नॉन ब्रिटल होते हैं, जबकि जिंक तुम्हारा एक्सेप्शन होता है। जिंक कैसा नेचर का होता है? ब्रिटल नेचर का होता है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी नॉन मेटल होता है जो भी नॉन ब्रिटल नेचर का होता है। आमतौर पे सारे के सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। लेकिन कुछ नॉन मेटल कैसा होता है? नॉन ब्रिटल होता है। जैसे बात कर लेते हैं गैसियस नॉन मेटल का। ऑक्सीजन बबू तुम्हारा एक गैस है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। इसी के साथ आप बात कर लेते हैं डायमंड का। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर होता है। इसे भी तोड़ पाना क्या होता है? मुश्किल होता है। काफी प्रॉब्लम वाला बात होता है यहाँ पे। ठीक है। मतलब आपका जो गैसेस नॉन मेटल है और जो आपका डायमंड है ये कैसा नेचर का होता है? नॉन ब्रिटल नेचर का होता है। जबकि ध्यान रखें ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है। इस आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? लेक्चर नंबर 5 में आज की क्लास में बात करेंगे important some important information
इंफॉर्मेशन अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। आज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखना है, किसका, मेटल का और नॉन मेटल का। सबसे पहला हम क्या देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वगैरह क्या होता है, सब कुछ डिटेल में चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का प्रॉपर्टी शो कौन करता है, मेटल शो करता है। कौन शो करता है, मेटल। सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का प्रॉपर्टी शो कौन करता है, मेटल शो करता है। समझिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है क्या। आमतौर पे आपके पास जितना भी मेटल होता है उन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा। जनरली ऑल मेटल्स कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन और थ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोई सा भी मेटल है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो दो इलेक्ट्रॉन, या तो तीन इलेक्ट्रॉन। समझिए, एग्जांपल भी देना चाहते हैं आप लोगों को। बात कर लेते हैं सोडियम का। किसका बात कर लेते हैं, सोडियम का। ये आपका क्या लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो कितना होगा, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। के सेल में आप सभी लोगों को पता होगा कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन। एम में कितना जाता है, 1। सोचो, 8 2 10 1 11, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 11 हम लोग क्या कर चुके हैं, फिलअप कर चुके हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका होता है, आपका सोडियम का। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और देख लेते हैं। बात कर लेते हैं पोटेशियम का। बात किसका कर लेते हैं, पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। 12 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सॉरी 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, ये कितना होगा, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। फाइनली सम अप करने पे कितना होगा, 8 2 10 2 12। इसके बाद 13 नंबर पे क्या आता है, एल्युमिनियम आता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। सही है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सही है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 13 होता है। यहाँ पर ही सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना, 3 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं हर जगह आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है मेटल का वो किससे फिलअप है, या तो एक इलेक्ट्रॉन से, या तो 2 इलेक्ट्रॉन से, या तो 3 इलेक्ट्रॉन से। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि इस दुनिया के अंदर हर कोई स्टेबल होना चाहता है। कोई सा भी एलिमेंट है, कोई सा भी मेटल है, वो स्टेबल तभी हो सकता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसके पास 2 है, इसके पास कितना है, 3 है। लेकिन इसमें भी एक बात आता है कि ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तब। दूसरा पॉइंट क्या आता है, generally almost all metals try to gain stability, stability, और they try to become स्टेबल। वो क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट contains either 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे, मतलब उसका या तो ऑक्टेट कंप्लीट है, या तो क्या कंप्लीट है, ड्यूप्लेट। जहां पर भी किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। और अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका क्या कंप्लीट है,
ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मेटल का, या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए या तो क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। दैट मीन्स दे ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। मतलब वो या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या तो क्या कंप्लीट करना चाहेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। लेकिन बात आता है कि सर वो अपना ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट कैसे करेगा, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन या फिर बाय गेन द इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट तभी कंप्लीट कर सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। दे बिकम स्टेबल और complete its on octet or duplet by gain the electron or by lose the electron। कोई सा भी एलिमेंट है वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लूज करके स्टेबल हो सकता है। सबसे खास बात क्या है, इन सभी को क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। मतलब सिंपल पूछेगा आपका स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगा, आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी मोर कब होगा, स्टेबिलिटी मोर कब होगा। 8 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, किसके तुलना में, 2 इलेक्ट्रॉन के तुलना में। अगर कहीं पे किसी का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, ड्यूप्लेट वाले से। मतलब सबका सब मेटल यही चाहेगा कि मेरा भी क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आसान क्या है, ये दो तरीका से ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। बात कर रहे हैं सोडियम का, या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, पहला तरीका। बात करते हैं मैग्नीशियम का, ये कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। उसी तरह से यहाँ पे क्या आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो याद रखिएगा जितना भी आपका मेटल होता है वो सभी के सभी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है। कैसे, बाय लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। all metals completes its on octet by lose the इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लूज करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लूज करके क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। याद रखिएगा जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड दे गेन्स पॉजिटिव चार्ज, और वो क्या धारण करेगा, पॉजिटिव चार्ज धारण करेगा। ठीक है, कितना पॉजिटिव चार्ज धारण करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर कोई सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज always equal to the number of electron loses by them। उसके द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है वही उसी के बराबर उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो समझना, यहाँ पे क्या था, सोडियम था, एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ये बेचारा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, K हो गया, L हो गया, M हो गया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया था, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया था। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया था, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया था। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। मतलब इसका क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हो गया इसका, अब
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बनेगा क्या, Na+ बनेगा। क्या बनेगा, Na+ बनेगा। अब ये क्या बन चुका है, Na+ बन चुका है। अब ये क्या बन चुका है बेचारा, Na+ बन चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। उसी तरह से बात कर लेते हैं किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है। ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करने के बाद इसके पास अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। तो बताओ अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाला सेल फिर से क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब पिछले केस में जो आपका एम सेल था वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था किसका, सोडियम का, मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम का। लेकिन अब क्या हो गया, जो एल सेल है वही आपका क्या बन गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बन गया। किसका, सोडियम का और किसका, मैग्नीशियम का। इसी तरह से एल्युमिनियम का भी बनेगा। फाइनली अब इसका भी क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये मैग्नीशियम क्या बन गया, Mg+2 बना, Mg+2 बना। Mg+2 क्यों बन गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर कोई वैसा केमिकल स्पेसिस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केटायन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, केटायन के नाम से जानते हैं। एनी स्पेसिस, एनी स्पेसिस इन केमिस्ट्री, in chemistry which have which have which have positive charge called केटायन। उसे क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। बात आता है सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है। ये मेटल का जो प्रॉपर्टी है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए और खुद को स्टेबल कर ले, इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नाम से जानते हैं। पूछिएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, मेटल का। किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का। इस प्रॉपर्टी के द्वारा बेचारा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर गेन कर लेता है। कैसे, बाई लॉस द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लूज करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लूज करके। ठीक है, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, द प्रॉपर्टी of metals to lose the 1 electron, 2 electron or 3 electron and gains the charge of +1 +2 or +3 called electropositivity of the metals। ये था आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका, मेटल का। एक बार फिर से समझाते हैं फिर आगे चलते हैं। हमने किसका बात किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बात किया। सबसे पहले किसके अंदर देखने को मिलता है, मेटल्स के अंदर देखने को मिलता है। मेटल क्या होता है, वो सारे एलिमेंट मेटल्स होंगे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। बात कर लेते हैं हीलियम का। किसका बात कर लेते हैं, हीलियम का। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना थोड़ा सा। बात करते हैं किसका, हीलियम का। हीलियम के पास बेचारे के पास 2 ये इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो, के हो गया, एल हो गया। के में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, रहता भी है। अब बताओ यहाँ पर भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पर हीलियम मेटल आपका नहीं है। हीलियम तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल। हीलियम तुम्हारा क्या है बाबू, नॉन मेटल। हीलियम तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल। हीलियम क्या है आपका, नॉन मेटल। पूछेगा एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताइए जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल। हीलियम क्या आता है, हीलियम। हीलियम का क्या कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। याद रखिएगा कोई सा भी मेटल जिसके
आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या तो दो इलेक्ट्रॉन हो, या तो तीन इलेक्ट्रॉन हो, ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल कैसे होगा? तो या तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आ जाए फिर भी स्टेबल होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए फिर भी स्टेबल हो जाएगा। मतलब या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, या तो वो अपना क्या करना चाहता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। स्टेबिलिटी ज्यादा कब आएगा? जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तब। ड्यूप्लेट कंप्लीट करने से भी स्टेबिलिटी आता है, लेकिन कोई भी ज्यादा स्टेबल होना चाहता है ना, हर कोई बड़े पोस्ट पे जाना चाहता है, बड़ा नौकरी करना चाहता है, ज्यादा स्टेबिलिटी चाहता है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी कब आएगा? जब उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब। कोई दिक्कत है? यहाँ तक है ना। बात आता है कि सर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, या फिर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीन करके वो स्टेबल हो सकता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक है ना। वही लिखे, दे बिकम स्टेबल और कंप्लीट इट्स ऑन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट बाय गेन द इलेक्ट्रॉन और लॉस द इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करना या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करना। ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा, या तो क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, याद रखिएगा जितना भी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और लूज करने के कारण वो क्या गेन कर लेते हैं? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा जितना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा लूज किया जाता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई मेटल लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम तीन लूज करेगा उसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। केमिस्ट्री के अंदर कोई सा भी वैसा केमिकल स्पेसिस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन का, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज गेन करने का, कितने चार्ज का? +1 का चार्ज, या तो +2 का चार्ज, या तो +3 का चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल के नाम से जानते हैं। अब बात आता है कि सर यहाँ पे Na+ बन गया, यहाँ पे Na हो गया, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी के बारे में। पूछेगा आपसे क्या? स्टेबिलिटी के बारे में, STABILIT, स्टेबिलिटी के बारे में पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, Na+ या फिर Na। दूसरा पूछेगा Mg+2 या फिर Mg। हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा Na+ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये हाईली स्टेबल है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा? Na+ का। उसी तरह से पूछेगा कि यहाँ पे Mg+2 ज्यादा स्टेबल या फिर Mg ज्यादा स्टेबल है, तो Mg+2 ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो गया है। ये था आपका क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, किस चीज का? मेटल्स का। इसके बाद बात करना है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? नॉन मेटल। जिस तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का प्रॉपर्टी मेटल शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी कौन शो करता है? नॉन मेटल। हो गया यहाँ तक? मिटा दें? स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए समझिएगा, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन शो करेगा? नॉन मेटल शो करेगा। कौन शो करेगा? नॉन मेटल शो करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। बात आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। आमतौर पे जितना भी आपका नॉन मेटल होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, और कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जनरली
generally almost all non-metals contains 4 electron, 5 electron, 6 electron, 7 electron or 8 electron in their on outer मोस्ट ऑर्बिट। अगर कोई नॉन मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो क्या होगा? 8 होगा। देखो एग्जांपल देते हैं। 4 किसका आएगा? बात कर लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6 होगा। भरना शुरू करिए, भरना शुरू करिए। के सेल, एल सेल। के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बचा हुआ किसमें चला जाएगा? एल सेल में। ठीक है। कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 2 हो गया, 5 हो गया। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 8 होगा। 2 हो गया, 6 हो गया। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। 2 हो गया, 7 हो गया। ठीक है। फ्लोरीन के बाद आता है आपका नियोन। क्या आता है? नियोन। एटॉमिक नंबर 10। 2 हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी के सभी हमारा नॉन मेटल है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक है ना। अब ये सभी के सभी क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताते चलते हैं। बात कर लेते हैं हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 ही रहेगा। 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम और नियोन का कंडीशन बड़ा ही अलग है। इसका ऑलरेडी ड्यूप्लेट और ऑक्टेट दोनों के दोनों क्या है? कंप्लीट है। इसका क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी बात किया जाए तो इसका क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट कंप्लीट है। और इसका बात करेंगे तो क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। दुनिया का कोई सा भी वैसा एलिमेंट, कोई सा भी वैसा नॉन मेटल आपको दिख जाए जिसका ऑलरेडी ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसे इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। कौन सा एलिमेंट? इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है? इनर्ट एलिमेंट है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर इसका पोजीशन की बात किया जाए तो ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, भगवान ने कुछ एलिमेंट ऐसा बनाया है जिसे उन्होंने ही बहुत स्टेबल बना के भेजा है। कुछ एलिमेंट जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो क्या ये किसी के साथ रिएक्शन करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। मतलब ये जो आपका इनर्ट एलिमेंट होता है वो कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, केमिस्ट्री में क्या है? एक्सेप्शन। कुछ इनर्ट एलिमेंट भी ऐसे होते हैं जो रिएक्शन कर लेकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बात आता है जेनॉन वगैरह का, फिर कभी बात करेंगे। जेनॉन भी तुम्हारा क्या है? एक इनर्ट एलिमेंट है, लेकिन वो क्या करता है? रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। रिएक्शन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्या कर लेता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मतलब हीलियम और नियोन किसी के साथ कोई रिएक्शन करने वाला नहीं है। मतलब हम इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि जितना भी आपका नॉन मेटल होगा उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 5 इलेक्ट्रॉन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इससे पहले फिर से बात कर लेते हैं किसका? कार्बन का। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा या तो फिर अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। दो ही कंडीशन ना है। ये या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। बात आता है करेगा कैसे? या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके। दोनों जगह 4 का ही दिक्कत है। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका क्या कंप्लीट होगा? ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। मतलब चाहे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, चाहे तो ड्यूप्लेट, इसे 4 इलेक्ट्रॉन वाला ही प्रॉब्लम आ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा? देना होगा। ठीक है। लेकिन कार्बन जो है ऐसा नहीं करता है। कार्बन ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है। कार्बन अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है? नोट पॉइंट करके, कार्बन नाइदर गेन गेन कार्बन नाइदर गेन द कार्बन नाइदर
कार्बन neither gain the 4 electron nor lose the 4 electron to attain the stability or to complete its own octet और ड्यूप्लेट। कार्बन अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन बात आता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन completes its own octet by the sharing of electron। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रख लो कि जो आपका कार्बन होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो फाइनली यहाँ पे सब चीज का दिक्कत खत्म हो गया। ये दोनों रिएक्शन करेगा ही नहीं, ऑलरेडी स्टेबल है। कार्बन अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। बात आता है इन तीनों का, बात आता है इसका, आता है बात इसका, आता है और किसका आता है? इसका आता है। ये तीनों के तीनों अपना स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त करेगा? ये तीनों के जीवन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 है, 6 है, 7 है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने का इसके पास भी 2 तरीका है। या तो नाइट्रोजन कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो भी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन या तो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या तो फिर अपना 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा और क्या होगा? स्टेबल होगा। फ्लोरीन का भी सेमी कंडीशन, या तो कहीं से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ड्यूप्लेट क्या करे? कंप्लीट कर ले। क्या आसान? इलेक्ट्रॉन को लेना या फिर इलेक्ट्रॉन को देना? इलेक्ट्रॉन को लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है? आसान है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है बाबू? आसान है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना? तो याद रखिएगा, ये जितना भी आपका नॉन मेटल होता है वो अपना स्टेबिलिटी 2 तरीके से प्राप्त करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है। नॉन मेटल्स also try to gain stability or to become stable। नॉन मेटल भी क्या करता है? अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है या फिर स्टेबल होना चाहता है। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय गेन द इलेक्ट्रॉन, और बाय गेन्स द इलेक्ट्रॉन, जो आपका नॉन मेटल होता है वो क्या करना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कैसे? बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, या तो फिर बाय गेन्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। ठीक है। मतलब सिंपल कह सकते हैं, वी कैन से दैट नॉन मेटल्स completes its own octet by gains the electrons। जो आपका नॉन मेटल होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? बात आता है कैसे, देखो समझना। यहाँ पे बात कर लेते हैं किसका? कार्बन का, सॉरी नाइट्रोजन का बात करते हैं। कार्बन तो शेयरिंग करेगा। बात करते हैं किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? अब देखो बात कर लेते हैं, ये क्या करता है? ये क्या किया? कहीं से भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ये क्या कर लिया? गेन 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब भी ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फाइनली इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। मतलब पहले
नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जैसे ही उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो फाइनली इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, क्या आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। याद रखिएगा, जिस तरह से कोई सा भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से कोई सा भी नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा बाबू, नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का। किसका बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेचारा, ये गेन करेगा। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर से भरिए, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस बेचारे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों के दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके सिर पे कितना चार्ज जाएगा, -2 का चार्ज चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। उसी तरह से तुम करना चाहो तो फ्लोरीन का भी बात कर सकते हो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, ये क्या करता है, गेन कर लेता है 1 इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन को। फाइनली इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ये भी 2 8 2 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया था, 1, तो 1 माइनस चार्ज इसके ऊपर आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आप देख सकते हैं जितना सा भी नॉन मेटल है सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, किसकी तरह बन गया, इनर्ट एलिमेंट की तरह। किसकी तरह, इनर्ट एलिमेंट की तरह। आपसे पूछ सकता है कोई सा भी एलिमेंट ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करता है, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट एलिमेंट की तरह कर सके। दुनिया का कोई सा भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट या फिर अपना ड्यूप्लेट केवल इसी कारण से पूरा करना चाहता है ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह दिखा सके, इनर्ट एलिमेंट की तरह। किसकी तरह, इनर्ट एलिमेंट की तरह दिखा सके। और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट एलिमेंट की तरह कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, काफी स्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है हाँ तक ना। नोट पढ़ करके लिखना, एलिमेंट्स gains or loses the electrons to complete its own octet और ड्यूप्लेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूज द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। कोई सा भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। किस लिए, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सके। एंड मेक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन as similar to inert element। ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक और तरीका क्या होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट पॉइंट करके ये भी लिख लेना। ऑक्टेट्स कैन also be completed by the sharing of electron। ऑक्टेट और कैसे कंप्लीट हो सकता है, by sharing of electron। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी ऑक्टेट क्या किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। करता भी है कारण वगैरह, by sharing of electrons। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। याद रखिएगा, बात करेंगे यहाँ पे स्टेबल अब ज्यादा कौन है। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं किसका, स्टेबिलिटी का। किसका बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, पहला n-3 ज्यादा स्टेबल या फिर n ज्यादा स्टेबल होगा। जाहिर सी बात है n-3 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन के पावर -2 ज्यादा स्टेबल होगा, वो -2 ज्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से बात कर लेते हैं किसका, फ्लोरीन का और F- का। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, F- क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इन सब का ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब समझिएगा जिस तरह से कोई सा भी मेटल या कोई सा भी केमिकल स्पेसिस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो उसे क्या कहते थे, कैटायन कहते थे। उसी तरह से कोई सा भी
नॉन मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, कोई सा भी केमिकल स्पेसिस के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, उसे एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। एनी केमिकल स्पेसिस, एनी केमिकल स्पेसिस, एनी केमिकल स्पेसिस, स्पेसिस in our chemistry, in our chemistry, in our chemistry, which have negative charge, negative charge called, called एनायन। उसे क्या कहा जाता है? एनायन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। जो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल, इधर लिखते हैं इक्वल, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू द, ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is gain by them। किसी भी नॉन मेटल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा वो केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। इसके बाद बात आता है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? नॉन मेटल का ये जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आने का और खुद के ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर लेने का, इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रॉपर्टी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है किसका? नॉन मेटल का। इस प्रॉपर्टी के द्वारा वो क्या करता है? अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज अटेन करता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर के आता है। कैसे? बाय गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके अंदर? नॉन मेटल के अंदर। एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कौन करेगा? नॉन मेटल शो करेगा। कोई सा भी नॉन मेटल है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4, 5, 6, 7 या तो फिर 8 रह सकता है। किसमें किसमें कैसे होता है हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। वो स्टेबिलिटी करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों बहुत मुश्किल है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अच्छी बात है, लेकिन ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। दोनों चीजें क्या है? मुश्किल है। ये दोनों में से कोई नहीं करता है। ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे देखो नियोन है और क्या है? हीलियम है। नियोन का ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और हीलियम का ऑलरेडी ड्यूप्लेट क्या है? कंप्लीट है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसे कि भगवान ने ही क्या करके भेजा है? स्टेबल बना के भेजा, उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करके भेजा है। उन एलिमेंट को हम इनर्ट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इनर्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां प्रेजेंट होता है? ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है। इनर्ट एलिमेंट नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है, किसी के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। अब ये जो आपका बच गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो स्टेबल होना चाहेगा, इसे तो स्टेबिलिटी गेन करना है। ये स्टेबल कैसे होता है? ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए स्टेबल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा स्टेबल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या कर लेगा? स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। याद रखिएगा केमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। कितना? 3 का। उसी तरह से ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और फाइनली इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -2 का। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया और फाइनली इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -1 का। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। यहाँ पे पूछेगा स्टेबल कौन ज्यादा है, n-3 या फिर n? तो n-3 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। O-2 या फिर O? तो O-2 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। F- या फिर F? तो F- ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। केमिस्ट्री के अंदर नॉन मेटल जो होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है 2 तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अचीव करके, या तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन करके, या तो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। हमेशा ध्यान रखना नॉन मेटल है
ऑक्टेट कंप्लीट करेगा दो तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को अचीव करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। यह याद रखने वाला पॉइंट है, कोई सा भी नॉन मेटल रहेगा स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके या तो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना? आगे समझिएगा, किसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दो नेगेटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तीन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी केमिकल स्पेसिस केमिस्ट्री के अंदर जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, उसे क्या कहते हैं, एनायन के नाम से जानते हैं। आखिर में हमने आपको क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डेफिनेशन बताया था। एक प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा कोई सा भी नॉन मेटल अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर के आता है। कैसे, बाय गेन द इलेक्ट्रॉन। इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, पूरा इरेज किया जाएगा। समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स to gain the electron, property of non-metal to gain the electron and obtain the negative charge called electronegativity of the नॉन मेटल। ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या तो गेन करेगा तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक है ना? तो ये जो प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, और फाइनली अपने ऊपर कौन सा चार्ज ऑब्टेन करने का, नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन करने का। इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल के नाम से जानते हैं। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला हेडिंग लगाओ, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए समझिएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अच्छा टॉपिक है, आसान भी है। चलिए समझिएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल समझना। ऑक्साइड क्या होता है, इधर समझते हैं। कोई सा भी आपका मेटल है, कोई सा भी आपका क्या है, मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन क्या एक तरह का गैस है। कोई सा भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड का। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लेते हैं सोडियम का, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनेगा, Na2O बनेगा। क्या बनेगा, Na2O। इसे पढ़ते हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम ऑक्साइड पढ़ते हैं।
उसी तरह से बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का। किसका बात कर लेते हैं हम लोग? मैग्नीशियम का हम लोग बात करते हैं। थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यहाँ पर ही मेटेलिक ऑक्साइड थोड़ा लार्ज लिख देते हैं। ये सोडियम ऑक्साइड सही है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसे क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ, कहीं ना। तो सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखना, कोई सा भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है, आपके पास क्या है बाबू? कोई नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाने वाला है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाने वाला है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाने वाला है। एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या पढ़ते हैं? कार्बन CO2 क्या बना देगा? कार्बन डाई ऑक्साइड बना देगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं सल्फर का, किसका बात कर लेते हैं? सल्फर का। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तो है ना। आगे समझिएगा, जितना भी आपका मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेस। किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ डिजोल्व कर दे तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? बेस का। डेट मीन्स when we dissolve the metallic oxide in water then they form बेस। तब वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? बेस का फॉर्मेशन कर लेगा। आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस साल्ट, वही वाला बेस का क्या कर लेगा? ये फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तो है ना। ठीक उसी तरह से कोई सा भी नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का? एसिडिक नेचर का। ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड behaves एज एन एसिड। किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है। behaves as an acid. That means when we dissolve them in water then they form एसिड। तब वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा? एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तक ना। बात आता है कैसे? ये जो तुम्हारा Na2O सोडियम ऑक्साइड पानी के अंदर गया, किसका फॉर्मेशन कर लिया? NaOH का। इसे क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। उसी तरह से ये जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये पानी के अंदर गया और किसका फॉर्मेशन कर लिया? MgOH के होल ट्वाइस। इसे क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सबसे खास बात क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? बेस है। ये दोनों के दोनों क्या है? तुम्हारा बेस है। ये दोनों के दोनों कैसा है? बेस का हिंदी क्या होता है? क्षार होता है। कोई दिक्कत है? हाँ, तक नहीं ना। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे CO2 को तुम पानी के साथ डिजोल्व करोगे, किसका फॉर्मेशन करेगा? H2CO3 का। इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होता है? जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ बात कर लो SO2 का। ये वाटर के साथ घुलेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? H2SO3 का, सल्फ्यूरस एसिड का। इसका फॉर्मेशन कर लेगा? सल्फ्यूरस एसिड का। यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है,
जो तुम्हारा SO2 था, यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है, जो तुम्हारा SO2 था ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और क्या बने, सोडियम ट्राइऑक्साइड। क्या बना है, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड था वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और क्या बना ले, सल्फर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना ले। क्या बना ले, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना ले। ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन करेगा। आपसे पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बैटरी। प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, पहले पूरा लिख देते हैं, प्रेजेंट शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्लस एन इंटू टी, प्लस एन इंटू टी, ठीक है। प्रेजेंट इन बैटरी, कहाँ प्रेजेंट होता है, बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। उसी तरह जो आपका कार्बोनिक एसिड था वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है। क्या था तुम्हारा जो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट प्रेजेंट इन द कोल्ड ड्रिंक, कहाँ प्रेजेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में आमतौर पे प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन बात आता है क्या सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो वो आपका एसिडिक नेचर का ही हो। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऐसा होता है जो आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। याद रखिएगा ज्यादातर जो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब वो ना ही तो एसिड का फॉर्मेशन करता ना ही तो बेस का फॉर्मेशन करता है। some some non-metallic oxide are neutral in nature, बात आता है कौन कौन, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, NO, ये चार आपके ऐसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये चारों के चारों आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर जो आपका N2O है ये क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। ये आपका क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। छोटा छोटा चीजें जानते चलेंगे, ये क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। अब बात करते हैं इधर, आपका जितना भी क्या होता है मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सभी के सभी बेसिक नेचर का होता है। सबका सब कैसा होता है, बेसिक नेचर का। मतलब वो बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शन होता है, इसका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। किसको किसको छोड़ करके, देखो V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, आप लोग देख करके समझ रहे होंगे। इसी के साथ साथ Mn2O7 मैग्नीज का ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड बाबू, मैग्नीज का ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड। और इसी के साथ एक और होता है तुम्हारा क्रोमियम का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड, CrO3। ये तीनों के तीनों मेटेलिक ऑक्साइड है, लेकिन ये बेसिक नेचर शो करने वाला नहीं है, ये अपना एसिडिक नेचर शो करता है। देशो एसिडिक नेचर, कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर शो करने वाला है। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। अभी तक हमने कितना देखा, बस हमने ये देखना चाहता था कि जो आपका मेटल का ऑक्साइड होता है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो क्या होता है। बस इतना ही हम देखना चाह रहे थे कि जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड होता है और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जितना भी आपका मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब उन्हें अगर हम पानी में डिजोल्व कर दे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, बेस का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह जितना भी आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो सारे के सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, बैटरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सारे के सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर हो गया। NO का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। क्या होता है, लाफिंग गैस होता है। उसी तरह से जितना भी आपका मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब उन्हें अगर वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेगा, बेस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, वही एक्सेप्शन हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे वेनेडियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया, और किसका ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया। सब के सब कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर का। कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का। अभी और समझो नाउ, अभी और समझना है।
कुछ ऐसा मेटल होता है जिसका ऑक्साइड ड्यूअल नेचर शो करता है, दोनों तरह का नेचर शो करता है, एसिडिक वाला भी और बेसिक वाला भी। कोई वैसा ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करे, बेसिक नेचर भी शो करे, उसे एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। या फिर सिंपल वैसा मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे, उसे एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सम मेटेलिक ऑक्साइड shows the property of both acidic oxide as well as basic oxide such oxide या such metallic oxide are known as एम्पोथेरिक ऑक्साइड। AM लिखें, एम्पोथेरिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। सिंपल कह सकते हैं एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? बिहेव एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या करता है? बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस। ये दोनों की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जांपल बात आता है कि कौन कौन सा मेटल जो है वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। समझिए कौन कौन सा करता है। सबसे पहले नाम आता है बेरिलियम का। किसका नाम आता है? बेरिलियम का। उसके बाद आता है गैलियम का, एल्युमिनियम का, टीन का, लेड का। इसके बाद एक और क्या आता है? जिंक का। ये आपका 6 मेटल ऐसे होते हैं जो एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्पोथेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। जो आपका बेरिलियम होता है वो किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड। क्या कौन सा ऑक्साइड? बेरिलियम ऑक्साइड। गैलियम क्या बनाएगा? गैलियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्या बनाएगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। ये क्या बनाएगा? एशेनो, टीन का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? पीबीओ, लीड का ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा? जेडेनो, जिंक का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो जितना भी ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया आपका गैलियम का ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा आपका और क्या हो गया? लीड का ऑक्साइड हो गया, और आपका क्या हो गया? जिंक का ऑक्साइड हो गया। सारे के सारे एम्पोथेरिक नेचर के होते हैं। मतलब ये आपका एसिड की तरह ही बिहेव करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह ही बिहेव करने वाला है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। इसका याद करने का एक तरीका भी होता है इस ट्रिक का। बी से होगा बेसन, जी से गाल, ऐसे देखो इन तीनों को मिला करके एक बनता है, ऐसे बनता है। देखो इधर लिखते ट्रिक। बेसन, बेसन रहता है ना खाने पीने वाला, बेसन, गाल, जीव, पर देखो बेसन, यहाँ पे बी हो गया और एस एन हो गया। बेसन हो गया, गाल, जी हो गया, गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जीव, जेडन हो गया, पर पीबी हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक ये ट्रिक होता है, थोड़ा सा याद कर लेना। पूछेगा एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वैसा मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड की तरह बिहेव करे, बेस की तरह बिहेव करे, उस एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। ये आपका पीबीओ, लीड ऑक्साइड, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। दुनिया का कोई भी वैसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ले, दुनिया का कोई मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर ले और बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले, उसे हम लोग एम्पोथेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा ऑक्साइड, किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। नोट कर लो, आगे चलते हैं। हो गया, चलिए मिटा देते हैं। अगला हेडिंग लाना एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
सोचो, अभी हमने आपको पढ़ाया कि जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का कुछ ऑक्साइड ऐसा होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, होना भी चाहिए यार। अगर पानी हमारा एसिडिक होता है, क्या हम लोग पी पाते? नहीं पी पाते। क्या बेसिक होता, पी पाते? नहीं पी पाते। मतलब पानी को न्यूट्रल होना ही चाहिए था और होता भी है, ठीक है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि वास्तविक बात ये करेक्ट है कि कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर का। नाम ध्यान रखना है, वाटर का नाम आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम आता है और आखिरी में लाफिंग गैस वाला N2O का क्या आता है, नाम आता है। N2O का नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद बात कर लेते हैं एटोमिसिटी का। किसका बात कर लेते हैं हम लोग? एटोमिसिटी का। एटोमिसिटी का बात कर लेते हैं किसमें? इन मेटल्स, इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटोमिसिटी होता है क्या। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a, present in a molecule or compound, or compound called, called their atomicity। जो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, किसके अंदर? मॉलिक्यूल्स के अंदर, या कोई भी कंपाउंड्स के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड ही रहने दो, कोई फायदा नहीं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर या फिर किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटोमिसिटी के नाम से जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं H2SO4 का। किसका बात कर लेते हैं? H2SO4 का। ये आपका क्या लिखा हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ एटम का, यहाँ पे हम क्या बात करना चाह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम की हम बात करना यहाँ पे चाह रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना हो जाएगा? दो को तुम्हारा हाइड्रोजन है, मतलब दो प्लस का साइन लगा है। एक आपका क्या है? सल्फर है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। मतलब इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 4 2 6 7 हो गया। इसी तरह से तुम और भी बात कर सकते हो HNO3 का, HNO3 का। नाइट्रिक एसिड लिखे हैं, क्या लिखे हैं बाबू? नाइट्रिक एसिड लिखे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम क्या जानना चाह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? नाइट्रोजन का संख्या यहाँ पे 1 है, इसके अलावा सॉरी हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन का भी संख्या कितना है? 1 है, ऑक्सीजन का संख्या कितना है? 3 है, मतलब 5 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? मतलब पूछिएगा यहाँ पे एटोमिसिटी सल्फर का, सॉरी एटोमिसिटी पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो कितना होता है? 7। उसी तरह से पूछेगा एटोमिसिटी किसका? नाइट्रिक एसिड का, तो वो कितना होता है? 5। यहाँ पे अगर पूछेगा एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो क्या होगा तुम्हारा? 7 होगा। इसी तरह से क्या पूछ सकता है? एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो तुम्हारा कितना होने वाला है? 5 होने वाला है। कितना होने वाला है? 5 होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब तक आप लोग को समझ में आ गया हो कि एटोमिसिटी क्या होता है। अब हम लोग एटोमिसिटी देखेंगे किसके अंदर? मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर। समझिएगा, एटोमिसिटी हम किसके अंदर देखने जा रहे हैं? मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर। समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मेटल का। आमतौर पे आपका जितना भी मेटल्स होते हैं या फिर सारे के सारे मेटल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक नेचर का होता है, मतलब उसका एटोमिसिटी हमेशा कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है, ठीक है। ऑल नॉन मेटल्स, सॉरी ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स हैव एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इज 1, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है all metals, all metals, all metals in their vapor state, in their vapor state have atomicity, have atomicity is 1। कोई सा भी मेटल है उसका एटोमिसिटी कितना होता है? 1 होता है। या फिर कह सकते हैं कोई सा भी जो मेटल है वो वेपर स्टेट में अपना एटोमिसिटी कैसा रखता है? 1 रखता है। वेपर स्टेट का मतलब गैसियस स्टेट में। आमतौर पर हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो वो सॉलिड वाले स्टेट में केमिकल रिएक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। मैक्सिमम जो आपका केमिकल रिएक्शन होगा वो या तो लिक्विड वाले स्टेट में या तो गैसियस स्टेट में।
वही लिखें कि जितना भी आपका मेटल्स होते हैं उन सब का एटॉमिसिटी कितना होता है, 1 होता है। या फिर कह सकते हैं जितना भी आपका मेटल्स होते हैं उन सभी का जो एटॉमिसिटी होता है उनके वेपर स्टेट में वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं ऑल मेटल्स शो द property of monoatomicity that means their atomicity is 1। उसका एटोमिसिटी क्या होगा, 1 होगा ऑलवेज। कैसा होगा बाबू, ऑलवेज होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। ये था तुम्हारा एटोमिसिटी किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। इसके बाद बात आता है एटोमिसिटी की चर्चा कर लीजिए सर किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर। तो नॉन मेटल का जो एटोमिसिटी होता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। दी एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे एटोमिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड का 7 था, मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 7 है। उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम 5 है, मतलब इसका एटोमिसिटी कितना है, 5 है, ठीक है। कोई पूछेगा नाइट्रिक एसिड का एटोमिसिटी 5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 5 है। दी एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, the atomicity मतलब number of atoms, the atomicity of non-metals can be 1, 2, 3 as well as more than 3, अगर किसी का एटोमिसिटी 1 है उसे मोनो एटोमिसिटी कहते हैं। अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम 2 है उसे डाई एटोमिसिटी कहते हैं। अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम 3 उसे ट्राई एटोमिसिटी कहते हैं। अगर कहीं पे 3 से ज्यादा उसे क्या कहते हैं, पॉली एटोमिसिटी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। समझिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हीलियम का। किसका बात कर लेते हैं, हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनन का, ये सभी के सभी क्या है, नॉन मेटल। ये सब का सब क्या है बाबू, नॉन मेटल है। ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। और इन सब का जो एटोमिसिटी है, इन सब का जो एटोमिसिटी है मतलब इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है, वो कितना होगा, 0, 1। कितना हो जाएगा बाबू, 0, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। उसी तरह से बात कर लेते हैं और भी कुछ है। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन का, तुम बात कर लो फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। इसके अलावा बात कर लो नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। इन सब के पास नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है। सबसे खास बात ये सभी के सभी भी क्या है तुम्हारे, नॉन मेटल है। क्या है बाबू, नॉन मेटल है, ठीक है। इन सब का अगर एटोमिसिटी की बात किया जाए, तो वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से आप एक नाम सुनेंगे O3 का। O3 क्या होता है, ओजोन, वही ओजोन लेयर वाला, ओजोन का। इसका एटोमिसिटी कितना है, 3। अगर पूछेंगे इसका एटोमिसिटी तो वो कितना है, इसका एटोमिसिटी कितना है बाबू, 3 है। आप कह सकते हैं ट्राई एटोमिक है। कैसा है, ट्राई एटोमिक है। 2 है तो डाई एटोमिक, 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 1 है तो मोनो एटोमिक, 1 है तो मोनो एटोमिक, 1 है तो मोनो एटोमिक, ठीक है। 3 है तो ट्राई एटोमिक, 3 है तो ट्राई, बढ़िया से लिखते थोड़ा सा, 3 है तो ट्राई एटोमिक। कुछ ऐसा भी होता है जैसे P4 हो गया, S6 हो गया, S8 हो गया, मतलब 4 फास्फोरस एक साथ है, 6 सल्फर एक साथ है, 8 सल्फर एक साथ है, ठीक है। इनके पास जो नंबर ऑफ एटम है वो 3 से ज्यादा है। कितना है, 3 से ज्यादा है, ठीक है। इन्हें कहते हैं पॉली एटोमिक। इन्हें क्या कहते हैं, पॉली एटोमिक। या फिर कह सकते हैं ये क्या शो करते हैं, पॉली एटोमिसिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पॉली एटोमिसिटी। दे शो पॉली एटोमिसिटी,
देश तो पॉली एटोमिसिटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इतना चाहिए आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। किसके बारे में? एटोमिसिटी के बारे में। किसके अंदर? मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। इस तरह से आपका जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी था ना मेटल और नॉन मेटल का, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस के अंदर मेटल और नॉन मेटल का। इसके बाद कल से हम स्टार्ट क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ेंगे, मेटल का। इसके बाद हम किसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे, नॉन मेटल का। जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल का खत्म हो जाएगा, हम किसके अंदर एंटर करेंगे, अकरेंस ऑफ मेटल के अंदर, जिसे कि मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। और फाइनली इस तरह से हमारा लेसन क्या होगा, धीरे धीरे फिनिश होता चला जाएगा। इसे ध्यान रखना, जितना भी तुम्हारा मेटल्स होते हैं उन सब का एटोमिसिटी कितना होता है, 1 होता है। मतलब उनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब का एटोमिसिटी कितना होता है, इन सब का एटोमिसिटी कितना होता है, 1 होता है। आप कह सकते हैं सब के सब क्या है, मोनो एटोमिक है। सब के सब क्या है, मोनो एटोमिक है। इतना चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो मोनो एटोमिक होते हैं, मोनो एटोमिसिटी शो करता है। जबकि नॉन मेटल तुम्हारा कैसा हो सकता है, मोनो एटोमिक भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है और पॉली भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।